बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था उसमें 1.1 एक्सरसाइज 9th क्लास की पढ़ी थी, जिसमें हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और एक्सरसाइज हमने करा जिसमें हमने मैट्रिक्स का आर्डर पढ़ा था और मैट्रिक्स के रिलेटेड जो जो चीज़ें हम थी वो हमने पढ़ी थी। और अब ये जो एक्सरसाइज है 1.2, इसमें हम मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ उनकी एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन को भी हम लोग इसके साथ साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स की इकसाम कि मैट्रिसेस की जो है वो कौन कौन सी इकसाम हैं, उनकी हमने डेफिनेशन भी पढ़नी है और साथ हम लोग उनकी एग्जांपल भी करेंगे। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं? अब अगर हम ध्यान से पढ़ें तो कॉलम मैट्रिक्स है तो नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अ मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी एग्जाम्पल जो है ना वो हम इस तरह करते हैं कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसमें है 3, 2 और 1। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास एक ही कॉलम है, तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, हम लोग उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो अगर हम इसे भी ध्यान से पढ़ें तो ये नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, हम उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स which has only one row is called row matrix। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 3 0 -1। तो ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। अब ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ना, इसमें कॉलम एक होना चाहिए, रो जितनी मर्जी है, कोई मसला नहीं, सिर्फ कॉलम एक होना चाहिए। तो रो मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम जितने भी हैं उससे कोई हमें सरोकार नहीं है। यानी डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ रो मैट्रिक्स में एक ही रो होनी चाहिए। इसके बाद जो हमने पढ़ने हैं वो है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रिक्टेंगुलर, तो रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से ही जाहिर है, रेक्टेंगुलर का मतलब ऐसा होता है कि मुस्ततील, हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है। तो ऐसी शक्ल जिसमें जो लंबाई और चौड़ाई होती है ना वो सेम नहीं होती, सिर्फ आमने सामने वाली लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, यानी चारों साइडें उसके बराबर नहीं होती। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसकी डेफिनेशन भी करेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम्स की तादाद और जो रोज की तादाद होती है वो एक जैसी नहीं होती, यानी उसमें कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद जो है वो बराबर नहीं होती। हम उसे क्या कहते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है? रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स a matrix in which number of column and rows are not equal।
is called rectangular मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद जो होती है वो बराबर नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं ये वाला 3 0 1 4 5 -2 3 6 7 और 3 4 1। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें अगर हम गौर से देखें तो हमें इसमें कितनी रोज मिलती हैं? 3 इसमें रोज हैं, ये 3 रोज हैं, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4 है। ये देखिए ये 4 नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसका मतलब है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स का रोज की तादाद बराबर नहीं होती हम लोग उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आगे हमने पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स तो स्क्वायर ये नाम से ही जाहिर है कि ऐसी शक्ल को हम कहते हैं जिसमें जो है ना उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, यानी आमने सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो सो स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड columns are not equal is called square मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इक्वल होते हैं आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम वो ले लेते हैं कि वो हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है जिसे हम इसके साथ ऐसे ज़ाहिर करते हैं 2 है और 11 है, 0 है और 1 है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज वो भी 2 हैं और जिसमें नंबर ऑफ कॉलम है वो भी 2 ही हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स इसमें कॉलम्स की तादाद और जो रोज की तादाद होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब हमने आगे पढ़ना है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम लोग? नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो नल है ना इसका मतलब जो होता है क्या? इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, खाली। तो जीरो मैट्रिक्स यानी ये नाम से जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी ही एंट्रीज यानी सारे ही अरकान जिसमें जितने भी नंबर है वो सारे के सारे जीरो हों, हम उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो है सारी एंट्रीज यानी उसमें जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या हों? जीरो हों, हम उसे क्या कहते हैं कि वो नल मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इन विच all entries are zero यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी क्या हों? जीरो एंट्रीज यानी उसमें जितने भी अरकान हैं वो सारे के सारे क्या हों? जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, वो कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें, वो हमारे पास बी मैट्रिक्स है जिसमें ये हैं 0 0 0 और 0। और दूसरी बात है कि ये जो नल और जीरो मैट्रिक्स है तो ये कोई भी हो सकता है, ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसलिए हमने शुरू में सिर्फ अ मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स है वो कोई भी हो सकता है, अगर उसमें सारी एंट्रीज जीरो है तो वो नल मैट्रिक्स होगा। तो इसके बाद आगे हमने पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है? ट्रांसपोज निकला है ट्रांसफर करने से, यानी चेंज बदलने से, यानी एक चीज को जो है ना चीज वहीं पे रहे लेकिन आपने उसे बदल देना है। तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज से मुराद है कि वो अमल जिसमें हम जो कॉलम्स हैं उन्हें रोज में बदल देते हैं, जो रोज हैं हम उन्हें कॉलम में बदल देते हैं, हम उसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन इस तरह करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स A is defined as A defined as interchange columns into rows and rows into columns। यानी ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज है उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है बदल देना, एक दूसरे के साथ बदल देना। किसको? कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम में। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है ए, हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि वो हमारे पास है 6 3 -1 2 0 1 4 2 और 3। तो ये हमारे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो डेफिनेशन को अपने जहन में रखना है कि डेफिनेशन के मुताबिक ये जो रोज है इसको कॉलम में चेंज कर दें, ऐसे 3 -1। ये भी रोज है तो 3 0 1, ये भी रोज है तो 4 2 3। तो ये देखें हमने क्या किया, जो रोज हैं उन्हें कॉलम में बदल लिया और जो कॉलम है उन्हें हमने रोज में बदल लिया। तो ये ए का क्या होगा? ट्रांसपोज। इसे हम इस तरह डिफाइन करेंगे। इसके बाद आगे हमने पढ़ना नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है ना वो कैसे मालूम करना है हमने। तो ये बात आपने याद रखनी है, नाम से ही जाहिर है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो मैट्रिक्स हमें कोई भी किसी भी किस्म का मैट्रिक्स दिया गया है तो हम लोग क्या करें, उसके जो साइन है ना अगर वो जमा में है तो मनफी में कर दे, जो मनफी में है उसे जमा में कर दे तो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स is defined as A equal to -A। शॉर्ट तरीके के साथ आप लोग कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइन एज, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए है, लेट करें किसी भी किस्म का कोई भी एक मैट्रिक्स आप अपने से लिख लें, 7 9 3 -2। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, हमने इसका क्या करना है? नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि इसमें से जो है ना वो माइनस कॉमन ले लें। तो जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो आपको पता है किसी भी चीज में से माइनस कॉमन लेने से उसके जो साइन है वो बदल जाते हैं, यानी जो माइनस वाली रकम है वो उसमें चली जाएगी। तो ये क्या आप लोगों के पास आ जाएगा? तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7 -9
और -3 और प्लस के 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इधर भी हम लोगों ने जो है ना वो माइनस लगाना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो हम लोगों ने इस तरीके के साथ फाइंड आउट करना है। सो ये नहीं लगाना, तो इस तरह हमने, तो ये माइनस आप बेशक इधर लिख लें, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 -9 -3 और प्लस के 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने नेगेटिव मालूम करना है तो हम इस तरीके के साथ मालूम करेंगे। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लिखा हुआ है। हमने जो है ना पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, कि सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी ये भी आपने ज़हन में याद रखना है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगा, ये आपने अपने ज़हन में बैठा देना है। ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसकी ये सारी डेफिनेशन आप समझें कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कि अगर आप लोग उसका ट्रांसपोज लें तो वो जो ट्रांसपोज है वो दोबारा उसी के इक्वल आ जाए। यानी अगर हम लोग ट्रांसपोज की भी डेफिनेशन ज़हन में रखें तो उसमें आप लोग कॉलम्स और रोज को चेंज भी करें तो उसमें कोई फर्क ना पड़े, इसका तो यही मतलब है ना। तो ये आपने याद रखना है कि सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो इस डिब्बे के अंदर है, ये आपने याद रखनी है कि ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए। तो हम लोग इसकी मिसाल को डिस्कस करते हैं कि मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आप लोगों के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपने कुछ चीजें जो है ना वो अपने माइंड में बैठा लेनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की निशानी क्या होती है, कि आप उसे देखते ही कह दें कि ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसकी ये निशानी है कि ये जो नंबर यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे लिखे जाने हैं ना, वो जो कोई जो भी हो वो आपकी मर्जी, अब जो मर्जी लिख लें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेते हैं, इधर हम लोग 2 लिख लिया है, यहाँ पे हमने 7 लिख लिया, जो आपका दिल करता है आप यहाँ पे लिख लें। लेकिन यहाँ पे जो आपने नंबर लिखना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप 7 लिखते हैं तो इधर भी आपने 7 लिखना है। यहाँ पे आप जो है ना वो 0 लिख लें, लेटा यहाँ पे आपने 0 लिखा है तो फिर आप लोगों को इधर भी 0 लिखना पड़ेगा, और अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको 1 ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो है ना निशानी है इसकी कि कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसके ये जो अरकान है ना इनको क्या कहते हैं, ये हम अगली डेफिनेशन में पढ़ेंगे। इनके अलावा जो ऊपर नीचे हैं वो सेम हो, यानी आमने सामने वाले 7 7 0 0 1 और 1। तो अगर ये वाली निशानी है तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि ये एक जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज ले लें, तो अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास ये बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज आप लोग लेंगे तो ये 3 है, ये जो रो है इसको कॉलम में बदल दें आप लोग तो 3 7 0 आ जाएगा। ये भी आप लोगों के पास क्या है, एक रो, इसको आप कॉलम में चेंज करेंगे तो 7 2 और 1 आ जाएगा, इसको भी करेंगे तो 0 1 7 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर आप इसे गौर से देखें ये तो वही आ गया जो पहले था, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो हमारे पास ए ट्रांसपोज है वो अगेन ए के इक्वल आ गया। तो ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है
जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये इसने डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद आगे हमने पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, a skew symmetric matrix is defined as A transpose equal to माइनस ए। यानी अगर आप लोगों के पास एक स्केयर अस्क्यू सॉरी यहां पे स्केयर एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसकी उसे हम क्या कहेंगे, कोई भी एक स्केयर मैट्रिक्स है तो आप लोग उसे कहेंगे कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप लोग उसका ट्रांसपोज लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा इक्वल टू माइनस ए के आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास ए मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी भी आपने निशानी याद रखनी है। इसकी निशानी ये होती है कि ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये वाले जो एलिमेंट है ये मस्ट जीरो होंगे, ठीक है। वहां पे सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था ये जो मर्जी हो, यहां पे आपने याद रखना है कि ये वाले जो एलिमेंट हैं ये जीरो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, ये क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहां पर आपने लिख लिया इधर 1, इधर लिख लिया 6, इधर लिख लिया है -8। अब यहां पर जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं इनके जो सामने आपने लिखने हैं वो इसके उलट हो, यानी यहां पे अगर आपने +1 लिखा है तो इधर -1 लिखना है, यहां पे +6 लिखा है तो इधर -6 लिखना है, यहां पे अगर आपने -8 लिखा है तो इधर +8 लिखना है। तो मतलब ये हुआ कि यहां पे तो +1 है तो इधर -1 हो जाएगा, और यहां पर अगर प्लस का 6 है तो यहां -6, यहां प्लस का 8 है, माइनस का 8 है तो यहां पे प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। हम इसे डेफिनेशन के मुताबिक जो है ना वो चेक करते हैं। अब आप लोग इसका ट्रांसपोज ले लें, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप लोगों के पास जो न्यू मैट्रिक्स वो इस तरह बनेगा, ये रो है इसे कॉलम में बदल दें तो 0 प्लस का 1 और प्लस का 6, फिर ये आ जाएगा -1 और फिर ये 0 आ जाएगा और फिर ये माइनस का 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये माइनस का 6 आएगा इधर और ये प्लस का 8 आ जाएगा और इधर ये 0 हो जाएगा। तो अब आप लोग जो क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जो अलामतें अंदर वाली वो तो बदल जानी है, ये प्लस का 0 हो जाएगा, ये 0 वैसे रहेगा, और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1, ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये -8 हो जाएगा और ये -6 और ये +8 और ये 0 आ जाएगा। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये तो दोबारा यही बन गया। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा -A के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक हम लोगों ने इसे जो ना चेक कर लिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का ये तरीका है। इसके बाद आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स
तो डायगोनल आप लोगों को ना डायगोनल का पता होना चाहिए कि ये कौन से एलिमेंट होते हैं, तो फिर हम लोग जो है ना वो डायगोनल मैट्रिक्स को डिटेल के साथ समझ सकेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लें कि आप लोगों के पास एक ये मैट्रिक्स ए है, तो ये ए मैट्रिक्स जो है ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो ये पक्की बात हो गई कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये आप लोगों के पास एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसे बना लें, तो ये लेट करें कि आप लोगों के पास ये एलिमेंट्स हैं 4 0 0 3 और -1 0, ये भी सॉरी 0 है, और 4 नहीं, यहाँ पे 2 लिखें 0 और यहाँ पे 7 लिखें ये। तो अब यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये किनको कहते हैं? तो डायगोनल ये जो एलिमेंट होते हैं ना, यानी पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, या पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तीसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट जो होता है, हम उसे क्या कहते हैं कि वो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, यानी इसे हम डायगोनल कहते हैं। ये आपने याद रखना है। तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये क्या हो, इनमें कम से कम एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट्स हो, और जो बाकी हैं यानी जो नॉन डायगोनल, ये जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं नॉन डायगोनल कहते हैं, ये क्या हो, सॉरी ये जीरो हो, ये क्या हो, जीरो हो, तो हम इन्हें क्या कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं इनमें कम से कम एक क्या हो, नॉन जीरो हो, चाहे सारे ही नॉन जीरो हो, लेकिन ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या हो, जीरो हो। ये भी है, और ऐसे भी हो सकता है। और आप लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और इस तरह आप ले लें 0 0 0 और 0, इधर -1 0 0 0 और 3, तो ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और ऐसे भी पॉसिबल है 0 0 0 0 3 0 0 0 और 0, ऐसे भी पॉसिबल है। यानी कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, नॉन जीरो, बाकी बेशक सारे जीरो हों, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन जीरो। तो आप लोगों को आई होप के समझ लग गई होगी इसकी डेफिनेशन की कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स में कम से कम एक, एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो, और बाकी जितने भी नॉन डायगोनल वो सारे के सारे जीरो हों। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग इस तरह करेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all in which diagonal एंट्रीज कह लें या एलिमेंट कह लें, एंट्रीज diagonal entries at least one are non-zero in a square matrix in which diagonal entries at least one are non-zero and non-diagonal are जीरो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक, एटलीस्ट वन आर नॉन जीरो हो, और जो नॉन डायगोनल है ये वाले ये सारे के सारे क्या हो, जीरो हो, हम उसे क्या कहेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद आगे हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ना है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हम किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा स्केयर मैट्रिक्स
जिसमें डायगोनल की जो एंट्रीज हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट मतलब एक जैसे हो, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हो, जीरो हो। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको पहले मिसाल समझाता हूं। आप लोग एक मैट्रिक्स ले लें, तो डेफिनेशन ये कहती है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब है कि एक जैसे हों, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन हो, ये टू, ये टू, ये भी टू, ये फोर है, ये भी फोर हो, ये भी फोर हो, और बाकी सारे के सारे क्या हों, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि अ स्केयर मैट्रिक्स, ऐसा स्केयर मैट्रिक्स in which all diagonal entries are same a scalar and non diagonal entries are जीरो। दोबारा मैं एक और मिसाल दे देता हूं आपको कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ये वाला, यहाँ पे आपने थ्री लिखा है, यहाँ पर भी थ्री लिखा है, तो ये भी जीरो हो, ये भी, तो ये दोनों एलिमेंट्स आप देख लें कि ये क्या है, सेम है, बाकी दोनों क्या है, जीरो हैं, यानी जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो क्या है, सेम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्केयर भी और डायगोनल भी, ये भी याद रख लें, मैट्रिक्स होता है जिसमें ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वन। ये नाम से जाहिर है, आइडेंटिटी का मतलब होता है एक। आइडेंटिटी एलिमेंट आपने पढ़ा हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होते हैं, एक होते हैं। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं अगर ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो एक के इक्वल हों। अ डायगोनल एलिमेंट्स and a diagonal मैट्रिक्स, a diagonal मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, जिसमें डायगोनल्स एंट्रीज आर वन। यहां इसे यूनिट कहते हैं, ब्रैकेट में यूनिट लिख लें। यानी अगर डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की जो एंट्रीज हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, वन हो। फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स किस तरह है, इस तरह है, ये भी एक है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी एक है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये एक। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये कौन से है, कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये आपने याद रखना है। ये जो हमने तीन मैट्रिक्स पढ़े जिसमें एक स्केलर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो स्केयर हैं ही हैं, यानी आपने याद रखना है हर डायगोनल, हर स्केलर और हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केयर मैट्रिक्स तो मस्ट होंगे, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि हर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जो स्केलर मैट्रिक्स है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और हर जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना उसने होना ही होना है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स हो। दोबारा सुन लें, मैंने कहा है कि हर स्केलर
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स तो जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी और स्केलर हो। ये आपने जो है ना अपने जहन में रखना है। हम लोगों ने डेफिनेशंस वगैरह वो कर ली हुई हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो शुरू करेंगे। तो 1.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी कि हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें से वो सारे मैट्रिसेस निकालने हैं जो आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी हैं, यानी यूनिट मैट्रिसेस भी हैं, और कॉलम, रो और नल मैट्रिसेस है। तो इनकी जो डेफिनेशन अगर आप लोगों के जहन में है तो आप लोग जो है ना इनमें से बता सकते हैं कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं, हमने डेफिनेशन की हुई है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये जो ए है, ए की बात करेंगे, तो ए और इसके बाद ए की बात करें, हमारे पास ये जो दो मैट्रिसेस अगर हम इन्हें गौर से देखें तो ये दोनों मैट्रिसेस हमें जीरो नजर आ रहे हैं, मतलब इसमें भी सारी आइडेंटिटीज जीरो हैं, इसमें भी सारी आइडेंटिटीज यानी सारी ही एंट्रीज, सॉरी, इसमें भी सारी एंट्रीज और इसमें भी सारी जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिसेस है, नल मैट्रिसेस, AER नल मैट्रिसेस। ये नल मैट्रिसेस हो गए। इसके बाद आगे हम बी की बात करेंगे। तो अगर हम इस बी की बात करें तो और ई की, ठीक है, इन दोनों को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें हमें नज़र सिर्फ और सिर्फ एक रो आ रही है नज़र, और ई जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स है इसमें भी हमें क्या नज़र आ रही है, एक ही रो नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ई आर रो मैट्रिसेस। इसके बाद आगे हम बात करेंगे सी की। तो ये जो सी है अगर हम इसे गौर से देखें तो हमें इसमें तीन रोज नज़र आ रही हैं और एक कॉलम नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वो सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये सी, एफ और ई ऐसे ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कॉलम मैट्रिसेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये तीनों मैट्रिसेस क्या हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्यों कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी हो कि कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। तो इसकी बात करें तो इसमें भी एक कॉलम है, इसकी बात करें तो इसमें भी एक कॉलम है, और अगर हम ई की बात करेंगे तो उसमें भी एक क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो सो सी, ई, एफ आर कॉलम मैट्रिसेस। तो ये कौन से मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं। ये हमने याद रखना है कि ये हमारे पास कौन से मैट्रिक्सेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं। अब आगे एक मैट्रिक्स हमारे पास रह गया, वो है डी। तो अगर हम डी मैट्रिक्स को गौर से देखें तो यहाँ पे ये जो डायगोनल, इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हमें कौन से नज़र आ रही हैं, 1 1 नज़र आ रही हैं, ये वाले कॉलम, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है एक। तो सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है कि डी जो है वो हमारे पास क्या है, डी इज यूनिट मैट्रिक्स। कि डी हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ये आपने अपने ज़हन में जो है ना रखना है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के तौर पर ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तो नहीं आता। तो इसलिए आपने इनकी डेफिनेशन अपने ज़हन में रखनी है। तो आप लोग अगर अपने ज़हन में डेफिनेशन रखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन इजीली आप कर सकेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम दी following matrices from the following matrices identify नंबर 1
स्क्वायर मैट्रिसेस। नंबर 2 यानी बी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आखिर पे है नल मैट्रिसेस। यानी हमने इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से ये जो 5 है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स जो है ना, वो हमने बताने हैं। जैसे जो इसका पार्ट नंबर 1 है, ए है, जिसे आप एक मैट्रिक्स कह लें, ये वाला मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे -8, 2, 7 और 12, 0, 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है पार्ट 1 पे। 2 में है 3, 0, 1 और पार्ट नंबर 3 है 6, -4, 3, -2 और 4 पे है 1, 0, 0, 1। 5 पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये, और 6 पे है 3, 10, -1 ये है। और इसके बाद है पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 पे है 1, 0, 0 और पार्ट नंबर 8 है 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0 और 1। और पार्ट नंबर 9 यानी लास्ट पार्ट है 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये हमारे पास है टोटल। इसके 11 पार्ट हैं जो हमने इसमें से बताना है कि कौन से जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और नल मैट्रिसेस है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो है ना वो हम लोग मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये जो पार्ट नंबर 1 है इसकी बात करें, तो पार्ट नंबर 1 को अगर हम गौर से देखें तो ये जितनी भी डेफिनेशन है, स्क्वायर तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है क्योंकि स्क्वायर की डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। रेक्टेंगुलर की बात करें तो वो अप्लाई होती है क्योंकि रेक्टेंगुलर एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम्स और रोज की तादाद जो होती है वो बराबर नहीं होती, उसको भी इसने सेटिस्फाई कर दिया। रो को भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक रो नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स को भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें एक कॉलम नहीं है, आइडेंटिटी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। आगे नल की बात करें, नल मैट्रिक्स की, तो वो भी नहीं है क्योंकि इसमें सारी एंट्री जीरो नहीं है। तो सो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 1 इज रेक्टेंगुलर। जो पहला मैट्रिक्स है वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
ये आपने याद रखना कि कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। अगर हम पार्ट टू की बात करें तो अगर इसको हम गौर से देखें, यहाँ पे हमें 3 रोज नजर आती हैं और कॉलम तो हमें सिर्फ एक ही नजर आता है। सो ना तो ये स्केयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं स्केयर हो सकता? क्योंकि ये जो इसमें 3 रोज हैं, एक ही कॉलम है, सो ये भी नहीं है। रेक्टेंगुलर की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे बात करते हैं रो की, वो भी नहीं है। कॉलम की बात करें तो इसमें एक ही कॉलम है, तो सो ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया, रेक्टेंगुलर भी हो गया। आगे आ जाती है आइडेंटिटी और नल, इन दोनों को ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पार्ट टू है, तो ये मैट्रिक्स जो है एक कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी। इज रेक्टेंगुलर एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर भी और कॉलम भी। इसके बाद पार्ट थ्री की बात करें तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो स्केयर मैट्रिक्स ये है, क्योंकि इसमें 2 कॉलम 2 रोज है। रेक्टेंगुलर ये नहीं है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है। आइडेंटिटी की बात करें तो वो भी नहीं है, नल भी नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे पास पार्ट थ्री है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, स्केयर मैट्रिक्स है। जस्ट इज स्केयर मैट्रिक्स। तो ये क्या है हमारे पास, स्केयर मैट्रिक्स है। ये आपने याद रखना है। ये हाईलाइट में कर देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है। इसके बाद आगे पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये स्केयर मैट्रिक्स के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। रेक्टेंगुलर की नहीं करता, रो के भी नहीं करेगा, कॉलम की भी नहीं करेगा, आइडेंटिटी की भी करता है। क्यों आइडेंटिटी? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है कि ऐसा स्केयर मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, और बाकी जो नॉन डायगोनल है वो 0 होते हैं। सो ये जो पार्ट नंबर 4 है, इज स्केयर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कौन से हैं, स्केयर भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ये आपने याद रखना है कि ये क्या है, एक स्केयर भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की। तो पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पहले ये स्केयर है? नहीं, स्केयर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें कॉलम्स और रोज की तादाद बराबर नहीं है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, वो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है और नल भी नहीं है। सो इसका मतलब हुआ कि ये जो पार्ट नंबर 5 है, ये क्या होगा हमारे पास, पार्ट नंबर 5 इज रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं तो ये स्केयर भी नहीं, रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें एक ही रो है, कॉलम भी नहीं, आइडेंटिटी भी नहीं और नल भी नहीं है। यानी ये जो पार्ट नंबर 6 है, इज रेक्टेंगुलर एंड, रेक्टेंगुलर भी है और रो भी है। रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स भी है। आगे हम पार्ट नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो ये जो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, अगर हम पार्ट नंबर 7 की बात करें तो ये स्केयर नहीं है, ये भी नहीं है, रेक्टेंगुलर है, रो भी नहीं है, कॉलम है, आइडेंटिटी भी नहीं है और नल भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, इज रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर एंड कॉलम मैट्रिक्स।
तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर और कॉलम मैट्रिक्स है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास दो पार्ट बच गए हैं, वो हम लोग करेंगे नंबर 8 की। हम किसकी बात करेंगे, पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 जो हमारे पास है, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये स्क्वायर है, क्योंकि इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम है। ये रेक्टेंगुलर भी नहीं है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, और आइडेंटिटी भी नहीं है, और नल भी नहीं है। तो सो ये क्या होगा, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें 3 रोज 2 कॉलम है, रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, और नल है, क्योंकि सारी इसमें एंट्रीज जो हैं यानी एलिमेंट हैं वो 0 की इक्वल है। सो जो पार्ट नंबर 9 है, इज रेक्टेंगुलर एंड, रेक्टेंगुलर भी है और क्या है, नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो है ना वो क्या है, मैट्रिक्स आ गया। दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आ गए, रेक्टेंगुलर भी और नल भी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम इसी तरह की क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई डायगोनल डायगोनल स्केलर और स्केलर के बाद है यूनिट। यूनिट का मतलब है आइडेंटिटी। एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें करना है, तो इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1 में जो सॉरी ए जो हमें दिया हुआ है वो है 4 0 0 और 4। बी हमें दिया हुआ है 2 0 0 -1। सी हमें दिया हुआ है 1 0 0 1। डी हमें दिया हुआ है 3 0 0 0। और ई हमें दिया हुआ है 5 -3 0 0 1 +1। आप इसे ऐसे भी सिंप्लीफाई कर लें, साथ ही 5 में से 3 निकालें, बाकी 2 और 0 और 2 आ जाए, साथ ही आप इसे सिंप्लीफाई कर लें। अब हमने इसमें से बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आइडेंटिटी हैं, डायगोनल हैं, स्केलर हैं और यूनिट मैट्रिक्स हैं। तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये आपने याद रखनी है कि जितने भी स्केलर, यूनिट, डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 3 का पार्ट ए है उसकी बात करेंगे। ए,
अगर हम ए की बात करें तो आपने ए को गौर से देखना है। ये ऐसा मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन कल भी पढ़ी थी कि ऐसा स्केयर मैट्रिक्स होता है डायगोनल, जिसमें ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनमें कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो। यदि जीरो ना हो, एटलीस्ट एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सारे ना भी जीरो हों फिर भी होगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये तो होगी डायगोनल की डेफिनेशन, तो डायगोनल को इसने सेटिस्फाई कर दिया। इसके बाद आ गया एक स्केलर। तो स्केलर वो डायगोनल मैंने कहा वो जो है ना स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये एक जैसे हों, यानी ये भी 4 है तो ये भी 4 हो, ये 3 है तो ये भी 3 हो। तो ए इज डायगोनल एंड ए इज डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है, एक स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद आगे बात करेंगे बी मैट्रिक्स की। तो बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डेफिनेशन जो है ना वो स्केलर की नहीं करेगा लेकिन डायगोनल की ये सेटिस्फाई करेगा। तो बी सिर्फ एक डायगोनल मैट्रिक्स है। बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। आगे हम बात करेंगे सी पार्ट की। तो जो सी पार्ट अगर हम इसे गौर से देखें तो पहले ये डायगोनल भी है क्योंकि इसमें डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो है। दूसरा, ये स्केलर भी है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तीसरा, ये यूनिट भी है। यूनिट क्यों? यूनिट का मतलब होता है एक, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स एक के बराबर हैं। तो सो हम इधर लिखेंगे सी इज अ स्केलर यूनिट एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है, स्केलर भी है, यूनिट भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। इसके बाद आखिर जो पार्ट नंबर डी है वो डिस्कस करेंगे। तो डी को गौर से देखें तो इसमें वन नहीं है, ये भी नहीं वन, मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। स्केलर की बात करें तो वो कहता है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये एक जैसे होने चाहिए, वो भी नहीं है। तो आखिर पे क्या बचेगा, स्केलर। तो ये स्केलर कह दिया है। डायगोनल मैट्रिक्स तो ये डायगोनल है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है। तो डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कि डी क्या हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये आपने याद रखना है, ये वाला। तो इसमें क्या देखें अगर, तो ये भी सेम है, दोनों एक जैसे एलिमेंट है। ये भी टू है तो ये भी टू है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा है, स्केलर तो है क्योंकि दोनों दो टू टू है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी डायगोनल की, तो डायगोनल भी है क्योंकि इनमें जो है ना नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। तो सो हम यहाँ पे लिखेंगे ई इज डायगोनल एंड, एक तो डायगोनल हो गया और दूसरा क्या है, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें हमने यही बताना था कि कौन सा मैट्रिक्स जो है ना, ये भी एमसीक्यूज के तौर पर ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तो नहीं पॉसिबल। तो ये आपने, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई।
व्हेन, यानी ये हमें 5 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी डी, और आपने इनका क्या मालूम करना है, नेगेटिव। तो वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना उनके साइन चेंज कर दें। अगर प्लस वाला तो माइनस कर दें, माइनस वाला तो प्लस कर दें। सिंपल सा काम है। जैसे आप लोगों के पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, तो इसमें आपको ये ए मैट्रिक्स जो दिया है वो क्या है, 1 0 और -1। तो अब ये कहा गया कि इस का जो नेगेटिव है ना वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो वो बहुत आसान सा काम है कि आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जब आपने नेगेटिव फाइंड करना है तो वो ये तरीका है कि आप इधर सोल्यूशन लिखें। आप ये लिखें सबसे पहले, ये मैट्रिक्स ए आपने लिख लिया है, तो ये है था 1 0 और -1। तो आपने क्या मालूम करना है, इसका नेगेटिव मालूम करना है। तो सिंपल सा काम है कि आप ए इसमें से माइनस ए कॉमन ले लें, तो वो क्या हो जाएगा, ये 1 का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, यही आएगा। अब आप लोग इसको इधर ले आए, तो आप इसे इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव ऑफ ए इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा -1 0 और 1। तो ये हमारे पास क्या बच गया, नेगेटिव ऑफ ए। ये नेगेटिव ऑफ ए हमारे पास आ गया, तो ये इसका क्या है, आंसर। ये आपने याद रखना है कि इसका जो है ना हमने सॉल्यूशन ऐसे फाइंड करना है। इसके बाद आगे है पार्ट बी। तो जो पार्ट बी है वो हमें दिया गया है, पार्ट बी 3 -1 2 और 1। हमने क्या मालूम करना है, इसका नेगेटिव मालूम करना है। तो जब आपने इसका नेगेटिव मालूम करना है, पहले आप इसको एज इट इज लिखें जैसे लिखा हुआ है। तो बी हमारे पास क्या है, 3 -1 है, 2 और 1 है। तो आपने इसका नेगेटिव मालूम करना है, तो आप इस तरीके से करेंगे, बी लिखें, इसमें से जो है ना सभी में से माइनस कॉमन ले लें, तो -3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस इस साइड पे लें तो माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा -3 1 -2 और -1। तो ये क्या है, नेगेटिव हमारे पास आ गया, ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद आगे पार्ट हम सी की तरफ जाएंगे। तो जो पार्ट सी है वो हमारे पास है, पार्ट सी, पार्ट सी है 1 0 0 और 1। अब हमने इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो सी लिखेंगे आप सबसे पहले, 1 0 0 और 1। तो हमने इसका क्या मालूम करना, नेगेटिव। तो आप लोग इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस, यानी ऐसे कर ले, माइनस इसमें से कॉमन लें, तो -1 0 0 और -1 आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस इस तरफ ले आए तो माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा -1 0 0 और -1। तो ये क्या हमारे पास आ गया, नेगेटिव ऑफ ए। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद आगे पार्ट डी है। तो पार्ट डी की बात करेंगे तो वो हमारे पास है, पार्ट डी में हमने करना है -3 2 और -4 और 5। तो ये हमारे पास है पार्ट इसका डी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो सिंपल सा तरीका है कि आप लोग डी लिखेंगे। मैंने आप लोगों को जो पहली एक्सरसाइज है उसमें भी बताया था कि आपको जब भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है उसको करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसी के मुताबिक आप लोगों को मार्क्स मिलने हैं। यानी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके कम से कम 3 स्टेप तो होने चाहिए। तो अगर आपने इसको, तो ये तरीका है, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना, क्वेश्चन एज इट इज लिखें, फिर आपने क्या करना है कि
माइनस कॉमन ले लेना है, तो ये प्लस का 3 माइनस के 2 प्लस का 4 तो माइनस के 5 आ जाएंगे। ये हमारे पास डी आ गया। अब माइनस इस साइड पे ले आए तो माइनस डी हमारे पास आ गया माइनस 3 और -2 और -5, ये हमारे पास डी आ जाएगा। तो सो ये क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा ऑफ डी। इसके बाद लास्ट पे है पार्ट ई। तो पार्ट ई में है हमारे पास, जो पार्ट ई है वो है 1 -5 2 और 3, ये हमारे पास पार्ट ई है। अब हमने इसका नेगेटिव मालूम करना है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने पार्ट ई पॉजिटिव लिखना है, वो है 1 -5 2 3। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका नेगेटिव मालूम करना है, तो ई लिखें, माइनस कॉमन ले लें, तो -1 -5 -2 और -3, ये प्लस का 5 आ जाएगा। अब आप लोग माइनस इधर ले आए तो माइनस ही आपके पास आ जाएगा, -1 5 -2 और -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका पार्ट ई का। ये हमने ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 3 था, सॉरी 4 था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी हमने ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनका हमने क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए है हमारे पास, वो है 0 1 और -2, ये है। और हमने क्या मालूम करना है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो इसका जब हमने ट्रांसपोज मालूम करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ए को एज इट इज लिखें जैसे लिखा हुआ है, वो है 0 1 -2। अब हमने इसका क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज मालूम करना। तो ए के ऊपर ये ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि ये ट्रांसफर से निकला, मतलब आप चेंज करते हैं। तो ये जो क्या है कॉलम, इसको रोज में बदल दें, और जो रो है उसको कॉलम में बदल दें। तो ये इसका जो ट्रांसपोज हमारे पास आएगा वो आएगा 0 1 और -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ ए। इसके बाद आगे है पार्ट बी। तो बी पार्ट है हमारे पास, वो है 5 1 -6। तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो सॉल्यूशन लिखें, तो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे का वैसे लिख दें, 5 1 6। तो अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये एक ही रो है तो कॉलम में बदल जाएगा। तो 5 1 -6,
ये हमारे पास क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज। तो ये सी, तो पार्ट सी है, पार्ट सी में हमारे पास हैं 1 और 2, 2 और -1, 3 और 0। ये हमारे पास है पार्ट सी। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो आप सबसे पहले इधर सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने एज इट इज लिख देना है 1 2 3 और 2 -1 और 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक मैट्रिक्स है। अब हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज मालूम करने का सिंपल सा तरीका कि आप लोग क्या करेंगे, इधर सी के ऊपर टी लिख देंगे, जिसका मतलब ट्रांसपोज है। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, कॉलम। अब हम इसे रो में लिख देते हैं, ऐसे 1 2 और 3, ये भी कॉलम है। तो 2 -1 और 0, ये हमारे पास सी का क्या आ गया है, ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ट्रांसपोज। इसके बाद आगे है डी। अब हमें जो डी है वो पार्ट लिखना है। तो डी पार्ट है हमारे पास 2 3 0 और 5। ये हमारे पास क्या है, डी पार्ट है। अब हम लोग इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो सॉल्यूशन लिखें सबसे पहले। आपने डी एज इट इज लिख देना, जैसे है 2 है 3 है 0 और 5 है। अब आप लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे, डी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ डी। तो ये क्या है, रो तो कॉलम में लिखें, ये भी रो है तो कॉलम में लिख लें। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज। इसके बाद आगे पार्ट है सेकंड लास्ट, ई पार्ट है। तो पार्ट ई को करेंगे। तो पार्ट ई में है 2 3 -4 और 5 है। अब हमने इसका क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज। तो ई एज इट इज लिखें, जैसे है 2 है 3 है -4 है और 5 है। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ई का जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो वो आ जाएगा 2 3 -4 और 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई का ट्रांसपोज। इसके बाद आगे है हमारे पास लास्ट पार्ट एफ। तो वो अब हम लिखेंगे, लास्ट पार्ट है हमारे पास एफ। तो एफ में है 1 2 3 और 4। अब हमने क्या करना है, इसका मालूम करना है ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप इधर सॉल्यूशन लिखें, एफ को एज इट इज लिखें जैसे लिखा हुआ है, वो है 1 2 3 4। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये क्या है, रो है, कॉलम में बदलें, ये भी रो है तो कॉलम में बदल लें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ एफ। जी, इसके बाद आगे जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो अब हमने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट ए, वो है 1 2 0 1,
बी है 1 2 0, verify that, then A transpose इक्वल टू A, ये है पार्ट 1। देन और बी पार्ट है पार्ट नंबर 2, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पर भी ये प्रॉपर्टी आ जाती होती है कि अगर हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम लोग क्या करें, उसका जब 2 बार ट्रांसपोज लेंगे, कितनी बार, 2 बार, तो दोबारा वो ही आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉलम है ना सीधा ऐसे, तो आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या बन गया, रो। तो जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो फिर वही कॉलम बन जाएगा। तो सेम ऐसे भी इधर ही है। तो ये हमने वेरीफाई प्रॉपर्टी करनी है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को। तो यहाँ पे पार्ट 1 लिखेंगे, तो वो हमारे पास ए है, तो ए है हमारे पास पार्ट इधर, पार्ट ए हमारे पास है 1 2 0 1, ये हमारे पास है पार्ट ए। अब आप इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे, तो पहले ए का ट्रांसपोज हमने लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 0 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यानी आपने ये क्या थी, रो, इसको कॉलम में लिख दिया है, ये आ जाएगा, ये रो थी इसको कॉलम में लिख दी। अब आप इसका दोबारा ट्रांसपोज लें, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो जब आप इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है इसको कॉलम में बदल देंगे, यानी ऐसे 1 0 2 और 1। तो अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसे गौर से देखें, ये तो वही बन गया जो पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू किसके आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ये हमें वेरीफाई जो है ना मिल गया कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वही आ जाएगा। इसके बाद आगे हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो करना है, और सेकंड पार्ट हमारे पास है बी, और वो हमारे पास है जी 1 1 2 0, ये हमारे पास है। अब हम इधर लिखेंगे, तो बी हमारे पास है 1 2 1 0, ये हमारे पास है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया, तो बी का जब आप ट्रांसपोज लेंगे, ये देखें इधर, तो ये आ जाना है 1 1 2 और 0, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया। दोबारा इसी का ट्रांसपोज ले लें, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने ये ले लिया हुआ है। तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 और 0। तो दोबारा गौर से देखेंगे तो यही आ गया जो था, ये वाला। तो इसका मतलब है कि बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू किसके आ गया, बी के। और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो ये हमारी वो जो आज की एक्सरसाइज जो है 1.1 वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में जो है ना वो 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।